जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साधना द्विवेदी, आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज आप लोगों का हिंदी साहित्य का टर्न है। कल भी आप लोगों के हिंदी साहित्य का टर्न था, तो कल मैंने आप लोगों को लाइव पढ़ाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 12 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक है संसार पुस्तक है, और इसके लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक, जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई। आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बहुत लगाव था, यानी वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। मतलब जो इंदिरा गांधी थी वो दूर रहती थी। मैंने कल आप लोगों को बताया था ना कि इंदिरा गांधी मसूरी रहती थी और नेहरू जी कहाँ रहते थे? इलाहाबाद में। तो उन्होंने इलाहाबाद से मसूरी 10 चिट्ठियां अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने, बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। मतलब ये जो भाग है आपका, ये क्या है? ये एक चिट्ठी का भाग है। ये किसमें से लिया गया है? ये एक पुस्तक है, पिता के पत्र पुत्री के नाम। उस पुस्तक से एक भाग लिया गया है। तो संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। तो ठीक है, मतलब लिखा कौन? जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन इसको अनुवाद किसने किया हिंदी में? प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद ने। अब देखिए, नेहरू जी कहते हैं तुम मेरे साथ रहती हो। ठीक है, इतना मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था। तो चलिए, कितना मैंने पढ़ाया था कल आप लोगों को उतना बता देती हूँ कि नेहरू जी कहते हैं तुम मेरे साथ रहती थी तो क्या करती थी? अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती थी, तो मैं उनका उत्तर देने का कोशिश करता रहता था। लेकिन अब तुम कहाँ हो? मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ, तो हम दोनों के बीच उस तरह का बातचीत नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैंने इरादा किया है, मैंने विचार किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। मतलब छोटी छोटी कथाएं लिखकर मैं तुम्हें इस दुनिया के बारे में बताया करूं। तुमने इंग्लैंड, हिंदुस्तान का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है? फिर वो उनसे पूछते हैं पत्र द्वारा कि क्या तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है? लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू। टापू का मतलब मैंने आप लोगों को कल बताया था, टापू यानी द्वीप, ऐसा जमीन जो चारों ओर से जल से घिरा, तो वो हो जाएगा द्वीप। तो और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, मतलब इंग्लैंड के मुकाबले हिंदुस्तान जो हमारा है, हमारा भारत देश जो है, वो बहुत बड़ा है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा, कितना बड़ा ग्लोब होता है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतना बड़ा दुनिया है, तो उसमें क्या होता है कि जो भारत देश है वो बहुत छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, तो लेखक यही बताना चाह रहे हैं। फिर भी अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है, अगर तुम इस दुनिया के बारे में थोड़ा भी जानना चाहती हो, तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो उसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा।
मतलब उन सभी के बारे में तुम्हें जानना पड़ेगा। जो जिस देश के बारे में जानना चाहती हो तो उस देश में कौन कौन सी जातियां बसती हैं, कौन कौन लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब जानना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। केवल ये सोचो कि जिस देश में तुम पैदा हुई हो उसी के बारे में पूर्णतया जानकारी ले लो तो पूरी जानकारी तुम्हें मिल जाएगी, तो ये संभव नहीं है। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखते हैं वो कहते हैं कि मुझे ये पता है कि इन छोटे छोटे खतों के माध्यम से मैं तुम्हें बहुत सारी बातें नहीं बतला सकता, बहुत थोड़ी थोड़ी ही बातें बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी। मतलब मैं जितना भी तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम उतना पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है, आबाद यानी बसे हुए हैं, हमारे भाई बहन हैं। मतलब ये जो पूरी दुनिया है, देश तो बहुत सारे हैं, भारत है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, तो इस तरीके से तो कई देश हैं, लेकिन ये जो पूरी दुनिया है मिलाकर वो क्या है, एक है। कोई भी देश हो, पूरी दुनिया एक है और दूसरे लोग और जो भी लोग इसमें बसे हुए हैं वो सभी हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। मतलब जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी जो किताबें होती हैं वो मोटी मोटी हो जाती हैं और उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो वही कहते हैं जवाहरलाल नेहरू कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें मोटी मोटी किताबों में ये सब पढ़ने को मिलेगा। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिलेगा। ठीक है, मतलब उस किताबों को पढ़कर जितना तुम्हें आनंद मिलेगा उतना तो तुम्हें किसी कहानी या उपन्यास को पढ़कर भी नहीं मिलेगा। या तो तुम जानती ही हो कि यह जो धरती है ये लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। ये धरती आज की नहीं है, कितनी करोड़ों वर्ष पुरानी है, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। जब शुरू में धरती थी तो इस पर कोई आदमी नहीं था, कोई भी जानदार चीज नहीं थी, क्योंकि उस समय ये धरती जो थी वो बहुत गर्म थी। ठीक है, तो आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, जब हम देख रहे हैं कि इस धरती पर इतने प्रकार के जानवर हैं, इतने प्रकार के मनुष्य हैं, इतने प्रकार के जीव जंतु हैं, तो ये सब देखकर हमें उस जमाने का ख्याल करना ही मुश्किल हो जाता है कि क्या कभी ऐसा हुआ होगा कि इस धरती पर कोई ना रहा हो। तो ये मुश्किल है, लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी। बेहद कैसी थी? गर्म थी, और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। ठीक है, तो इतना मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था। आज मैं इसके आगे का भाग आप लोगों को पढ़ा रही हूं, तो ध्यानपूर्वक सुनिए और अपने पाठ की तरफ आगे चलिए। तो देखिए, ये आपका पाठ 12 है, संसार पुस्तक है। इस तरीके से इस पाठ को मैंने आप लोगों को कहाँ तक पढ़ा दिया? यहाँ तक कि हो ऐसा समय जरूर रहा होगा। इतना मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था। आज मैं इसमें से इसके आगे का भाग पढ़ा रही हूं। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता? फिर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि तुम इन सब चीजों के बारे में किसमें पढ़ सकती हो? इतिहास में। लेकिन जो इतिहास की किताबें हैं वो कैसे लिखी गई? पुराने जमाने में तो कोई आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ था जो किताबें लिख सके। तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? या तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। मतलब ये संभव नहीं है कि हम बैठ करके हर बात सोच निकालें कि उस समय ऐसे हुआ होगा, उस समय वैसा हुआ होगा। तो यह बड़े मजे की बात होती
क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। ये कितनी मजे की बात होती, कितने आनंद की बात होती कि ऐसा होता कि जो भी चीज हम सोच लेते या चाह लेते उसमें सुंदर सुंदर परियों की कहानियां उसी को देख जान के गढ़ लेते, बना लेते। गढ़ना यानी बनाना। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक वैसे हो सकती है, लेकिन वह ठीक कैसे हो सकती है। फिर जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि अगर हम किसी चीज को नहीं देखे हैं तो बिना देखे अगर हम उसको बना रहे हैं तो वो कैसे हो सकता है कि वो ठीक हो। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हाँ, उस समय लिखने वाले लोग नहीं थे, ऐसे लोग थे जिन्हें लिखना नहीं आता था, लेकिन फिर भी किताबों के अलावा कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्हें हम देखकर जान सकते थे कि वे कैसी हैं, उस समय लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे। ठीक है, जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, ये जो पहाड़ है, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा इतिहास में, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की खुदाई। तो इन सब चीजों में जो खुदाई में मिलता था उसी के जरिए लोग इतिहास में लिखे हैं। तो वही कहते हैं कि मतलब जो भी पहाड़ हैं, समुद्र हैं, सितारे हैं, नदियां हैं, जंगल हैं, जानवर हैं, उनकी पुरानी हड्डियां, उन्हीं सबों को देखकर हमें ये पता चलता है कि पुराना हाल कैसे था, कैसे लोग रहते थे, कैसे लोग क्या करते थे। तो मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है। फिर कहते हैं कि मगर हाल जानने का ये असली तरीका नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ें। अगर हम किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हम केवल किसी की लिखी हुई किताबें पढ़कर उसका असली हाल नहीं जान सकते, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। बल्कि क्या है, खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। संसार रूपी पुस्तक यानी ये जो समुद्र है, पहाड़ हैं, सितारे हैं, नदियां हैं, जंगल हैं, ये सब जो हैं ये संसार रूपी पुस्तक है। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। फिर जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी जी से कहते हैं कि मुझे ये आशा है कि तुम थोड़े ही दिनों में पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा, एक छोटा सा जो पत्थर का टुकड़ा होता है, जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो। शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। जिस तरीके से हमारी पुस्तक में इतने सारे पेज होते हैं, कोई एक पेज हो, उसी तरीके से वो भी हो सकता है कि संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता। इंदिरा गांधी को जवाहरलाल नेहरू समझाते हैं कि तुम अगर उसे पढ़ना जानती होगी तो तुम्हें उसके बारे में आ जाएगा, मालूम हो जाएगा। कोई जवान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। मतलब किसी भी भाषा को जानने के लिए हमें उसके अक्षर को पढ़ना पड़ता है, तभी हम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकेंगे। ठीक है, कोई जबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे। जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी को समझाते हैं कि अगर तुम्हें प्रकृति को पढ़ना है तो उसके पहले अक्षर को पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। फिर वो कहते हैं हो सकता है तुम्हें अभी भी उसे पढ़ना थोड़ा थोड़ा आ रहा हो।
जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखते हो, जब कोई छोटा सा गोल सा हम पत्थर देखते हैं चमकता हुआ, तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? क्या वह हमें कुछ बताने की कोशिश नहीं करता? या कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। मतलब अगर हम किसी चट्टान के, किसी पत्थर के टुकड़े को तोड़ते हैं तो वो गोल और चमकीला नहीं मिलेगा, टुकड़ा मिलेगा, खुरदरा मिलेगा, नुकीला मिलेगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुख से उसकी कहानी सुन सकती हो। जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी से कहते हैं कि अगर तुम्हारी आंखें देख सकती हैं और कान सुन सकते हैं तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। मतलब जैसे हम तोड़ते हैं पत्थर को तो वो नुकीलेदार निकलता है, टूटता है, खुरदरा होता है, उसी तरीके से वो भी था उस समय। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, शायद वो किसी पहाड़ की तलहटी में पड़ा था। तब पानी आया, तब नदी आई और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। जब कोई नदी आती है तो साथ में उसके जितने भी छोटे कंकड़ पत्थर आते हैं वो बहाकर लेके चली जाती है, पानी के बहाव के साथ वो बह जाते हैं। तो उसी तरीके से वो भी जो टुकड़ा था वो पानी के साथ बहा और घाटी तक चला गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। फिर वो नाले से दरिया में पहुंच गया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। दरिया के सहारे वो कहां पर पहुंचा? बड़े दरिया में। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। जिस तरीके से आप किसी बर्तन में पानी रख लो और उसमें थोड़ा सा कुछ भी डाल लो, कोई भी कंकड़, तो अगर ऐसे करोगे तो वो लुढ़कता रहेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो इस तरीके से वो जो पत्थर का टुकड़ा था वो दरिया के जो दरिया का तला था, दरिया के तले में वो लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। किसी कारणवश दरिया भी वहां से चला गया, दरिया उसे छोड़ गया और फिर वो तुम्हें मिल गया। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। मान लो वो नहीं छूटता वहां पर, दरिया के साथ वो और आगे बढ़ता रहता तो क्या हो जाता? अंत में वो बालू बन जाता, बालू का एक टुकड़ा बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। और समुद्र के किनारे आप लोग देखे ही होंगे बहुत बालू होता है, तो वहां जाकर वो सभी बालू में मिल जाता। यानी बालू को वो जवाहरलाल नेहरू ने उसका भाई कहा है, तो वो जाके उन बालू में मिल जाता जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता। तो वो वहां पहुंचकर क्या होता? एक बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, अगर एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी को समझाते हैं कि हमारे जो चारों तरफ प्रकृति है, हमारी प्रकृति है, वो हमें बहुत सी बातें बताती है। यानी ये जो हमारे प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वो हमारे लिए पुस्तक का काम करती हैं। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। देखिए लास्ट में लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू इसके लेखक हैं और अंग्रेजी से अनुवाद किसने किया? मुंशी प्रेमचंद ने। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त हो गया। ये है आप लोगों के लेखक के बारे में, यानी जवाहरलाल नेहरू के बारे में। आप लोगों को जो भी जानकारी लेना होगा यहाँ से पढ़ लीजिएगा
और फिर ये आपके 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है और फिर साथ ही इस पाठ पर आधारित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं। कुछ क्या, 10 क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग, शॉर्ट क्वेश्चन, और उस पर उसके उत्तर भी लिख लीजिएगा। और मैं आप लोगों को वर्ड मीनिंग और इन प्रश्नों के उत्तर भेज दूंगी, उसे भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आगे के वीडियो में आप लोगों को मैं आगे का पाठ पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।